7.4%। ये वो नंबर है जो आजकल हर तरफ सुर्खियों में है। सरकार के एडवांस अनुमान कह रहे हैं कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था इसी जबरदस्त रफ्तार से बढ़ने वाली है। और हाँ, ये आंकड़ा दुनिया में सबसे तेज है। लेकिन क्या हेडलाइंस में चमकता ये नंबर हमें पूरी कहानी बता रहा है? चलिए, आज इन आंकड़ों की गहराई में उतरकर सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज भारत की आर्थिक कहानी में एक अजीब सा विरोधाभास दिखता है। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ विकास के दावे हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसी जमीनी हकीकत है जो इन दावों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। ऐसा लगता है मानो एक ही देश में दो अलग-अलग अर्थव्यवस्थाएं चल रही हों। और ये है वो हेडलाइन नंबर 7.4%। इसी आंकड़े के दम पर भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का ताज पहनाया जा रहा है। अब सुनने में तो ये नंबर वाकई बहुत प्रभावशाली लगता है ना? और जैसे ये आंकड़ा सामने आया, टीवी चैनलों पर तो जैसे जश्न का माहौल बन गया। सरकार ने इसे अपनी नीतियों की एक बहुत बड़ी सफलता बताया और सोशल मीडिया पर भी वाहवाही का दौर शुरू हो गया। लेकिन जिस वक्त ये जश्न मन रहा था, ठीक उसी वक्त देश का स्टॉक मार्केट गोते लगा रहा था। और तो और विदेशी निवेशक, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के भरोसे का एक बड़ा पैमाना माने जाते हैं, उन्होंने साल के शुरुआती दिनों में ही लगभग $1 बिलियन भारतीय बाजार से निकाल लिए। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जो शायद सबसे जरूरी है। अगर इकोनॉमी वाकई रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है, तो इसका असर आम इंसान की जिंदगी पर क्यों नहीं दिख रहा? लोगों की कमाई क्यों नहीं बढ़ रही? और अच्छी नौकरियों के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ रही है? इस सवाल का जवाब शायद खुद इन आंकड़ों को गिनने के तरीके में ही छिपा हो सकता है। ऐसा लगता है कि जिस नींव पर यह शानदार इमारत खड़ी की गई है, उसी में कुछ दरारें हैं। जरा सोचिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF भारत के नेशनल अकाउंट्स डेटा को C ग्रेड देता है। ये फेल होने से बस एक कदम ऊपर है। और इसकी वजह भी साफ है। GDP की गणना के लिए हम आज भी 2011-12 का बेस ईयर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बहुत पुराना हो चुका है। और कई सूचकांक भी अब उतने कारगर नहीं रहे। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो है असंगठित क्षेत्र को मापने का तरीका। ये वो क्षेत्र है जहां देश के करोड़ों लोग काम करते हैं, और ये हमारी अर्थव्यवस्था का लगभग 30% हिस्सा है। पर हमारे पास इसे सीधे तौर पर नापने का कोई विश्वसनीय तरीका ही नहीं है। तो होता ये है कि ये मान लिया जाता है कि अगर बड़ी कंपनियां अच्छा कर रही हैं, तो ये छोटा-मोटा कारोबार भी अच्छा ही कर रहा होगा। अब ये फॉर्मूला नोटबंदी, GST और कोविड जैसे उन बड़े झटकों के असर को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है, जिन्होंने इस सेक्टर की कमर ही तोड़ दी थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये ग्रोथ आखिर जा कहाँ रही है? इसका जवाब के-शेप्ड रिकवरी के कॉन्सेप्ट में मिलता है। मतलब एक ऐसी रिकवरी जहां अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा तेजी से ऊपर जाता है और दूसरा लगातार नीचे। अगर साफ शब्दों में कहें तो ये विकास कुछ ही लोगों तक सिमट कर रह गया है। एक छोटी सी आबादी और अमीर होती जा रही है, जबकि एक बहुत बड़ा तबका पीछे छूटता जा रहा है। इसे समझने के लिए बस बाजार को देखिए। एक तरफ रोल्स रॉयस, मर्सिडीज और महंगे प्रीमियम सामान की बिक्री सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी के स्कूटर, मोटरसाइकिल और छोटी कारों की बिक्री एकदम सुस्त पड़ी है। और जैसा कि अर्थशास्त्री अशोका मोदी समझाते हैं, इस हाई एंड खपत का एक और बड़ा नुकसान है। ये पैसा देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और नौकरियों में लगने के बजाय बाहर चला जाता है, क्योंकि ज्यादातर लग्जरी सामान इंपोर्ट किया जाता है। इस असमान विकास का जो सबसे चिंताजनक नतीजा है, वो है अच्छी नौकरियों का भयानक संकट। ये एक ऐसी हकीकत है जो 7.5% के आंकड़े के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। रेलवे की 10,000 नौकरियों के लिए 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, या फिर जयपुर में चपरासी के 500 पदों के लिए 2.5 लाख अर्जियां आती हैं, जिनमें PhD होल्डर्स तक शामिल हैं। ये आंकड़े रोजगार बाजार की गंभीर हालत खुद बयां करते हैं। और आंकड़ों के स्केल में एक और पहलू है अल्प रोजगार का। सरकारी परिभाषा के हिसाब से अगर किसी ने हफ्ते में 1 घंटा भी काम कर लिया तो उसे बेरोजगार नहीं गिना जाता। जाहिर है, ये परिभाषा जमीनी हकीकत पर एक तरह से पर्दा डाल देती है। बात सिर्फ विदेशी निवेशकों की नहीं है, देश की अपनी कंपनियां भी अर्थव्यवस्था में नया पैसा लगाने से हिचक रही हैं। कॉरपोरेट निवेश, जो GDP का 19% हुआ करता था, वो अब घटकर सिर्फ 14% रह गया है। और मेक इन इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजना का क्या हुआ?
लक्ष्य था कि 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी का 25% हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये आज भी कई सालों से 17% के आसपास ही अटका हुआ है। तो सवाल ये है कि इस आंकड़ों के जाल से निकलकर असली, टिकाऊ और समावेशी विकास की तरफ कैसे बढ़ा जाए? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो अर्थव्यवस्था की सेहत को सही मायने में सुधार सके? तो सोर्स के मुताबिक 5 ठोस कदम उठाने जरूरी हैं। पहले 2 कदम तो डेटा सुधारने से जुड़े हैं। असंगठित क्षेत्र का सीधा सर्वे हो और बेस ईयर अपडेट करके आंकड़े जुटाने के तरीके पारदर्शी बने। तीसरे और 5वें कदम आम इंसान पर केंद्रित हैं। लग्जूरियस सामान की जगह आम लोगों की मांग बढ़ाने पर फोकस हो और शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश करके असमानता को कम किया जाए। और चौथा कदम है व्यापार के लिए। मेक इन इंडिया 2.0 को सही नीयत से लागू किया जाए और टैक्स टेररिज्म खत्म हो, ताकि निवेश का एक बेहतर माहौल बन सके। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक देश को अपनी नीतियां किस आधार पर बनानी चाहिए? हेडलाइंस बनाने वाले सरकारी आंकड़ों पर, या फिर करोड़ों लोगों के असल अनुभवों और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर? इसका जवाब ही देश का आने वाला भविष्य तय करेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।